न्यू एमएल अग्रवाल, पेज नंबर 152, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और जैसे उसका नाम क्रैमर्स रूल होता है, एक साथ नहीं बोल सकेंगे आप भी और मैं भी। मैं इतने चुप हूं, इतने आप बोल रहे। ओके। मार्टिन्स रूल, उसका नाम होता है क्रैमर्स रूल, इसका नाम होता है मार्टिन्स रूल। बट एग्जाम में आज तक भी ये नहीं लिखा आया सॉल्व यूजिंग मार्टिन्स रूल। ये मैट्रिक्स मेथड के नाम से ज्यादा फेमस है। मैट्रिक्स मेथड एग्जाम में ये लिखा आता है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और 4.4 के लिए लिखा आता है सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। इसके लिए लिखा आता है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बट इन केस इस साल आ गया मार्टिन्स रूल, छोड़ के मत आना क्वेश्चन। मैट्रिक्स मेथड का ही दूसरा नाम मार्टिन्स रूल है। फिर दोबारे वही सिस्टम ले लेंगे। a1x प्लस b1y सिस्टम लिख लो। फिर जब समझाऊंगी तब बोर्ड पे देखना। क्रैमर्स रूल वाला ही सिस्टम लिख लो। कितना वेरिएबल? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल। This system can be written as a single matrix equation. Capital A x is equal to b. ये 3 इक्वेशन एक इक्वेशन के अंदर आ गई, अभी बता रही हूं कैसे। वेयर A is the कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 1 मिनट कोई पजल मत होना। वहां यहाँ पे बार्स थे और इसका नाम था डी, वो डिटर्मिनेंट था। आज मैट्रिक्स है। दोनों एक्सरसाइज को उठा के मिक्स मत कर देना। कॉमा, कैपिटल एक्स 3/1 मैट्रिक्स है वेरिएबल की, एंड कैपिटल बी भी 3/1 मैट्रिक्स है कॉन्स्टेंट्स की। अभी जरा स्टॉप राइटिंग, अब जो मैं लिख रही हूं वो लिखना नहीं है, मैं समझा के रब कर दूंगी। ये 3 इक्वेशन एक सिंगल इक्वेशन में कैसे लिख दी ये बता रही हूं। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये एग्जाम में या ये बस समझ के छोड़ सकते हो आप। जब ए एक्स से मल्टीप्लाई होके, ये देखो इस सिंगल इक्वेशन में ये 3 कैसे हैं करना मल्टीप्लाई। क्या 3/3 3/1 से मल्टीप्लाई हो सकता है? आंसर क्या आएगा? 3/1। और इधर ऑटोमेटिकली पहले ही क्या ऑर्डर ले रखा है राइटर ने, पहला रो बाय पहला कॉलम। a1x b1y c1z, a2x b2y c2z, a3x b3y यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो घूम फिर के कहाँ आ गए हम? अपने सिस्टम पे। तो ये जो सिस्टम में 3 इक्वेशन है, इन तीनों को एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखा जा सकता है। क्योंकि जब ax इज इक्वल टू बी सॉल्व होगा और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज होगा, वापस सिस्टम आ जाएगा। तो हाँ, इस 3 इक्वेशन की सिस्टम को एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखा जा सकता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि 3 इक्वेशन एक में कैसे लिख दी। क्योंकि इस एक को जब सॉल्व करोगे वापस 3 पे आ जाओगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब कंपेयर करोगे, ब्रैकेट से जब बाहर निकालोगे, जब कंपेयर करोगे। ठीक है, तो बस यहां तक लिख के रुक जाना।
इस कैपिटल ए का नाम होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कहीं आपसे असर्शन रीजन या एमसीक्यू में पूछ लो। कैपिटल ए का नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन्स रूल। अब कल की तरह करेंगे केसेस, इसमें भी तो केसेस होंगे, हमेशा यूनिक कोई आता है। केसेस। केस वन, हम इस मैट्रिक्स का बार लगा के डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और यदि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और कौन से वाला कंसिस्टेंट? यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब 1 मिनट के लिए सुन लो, प्री मल्टीप्लाई करवा दो ए इनवर्स से, पोस्ट से नहीं काम चलने का क्योंकि मुझे ए के बराबर में चाहिए, पोस्ट से नहीं काम चलेगा। ए इंटू ए इनवर्स क्या सीख रखा है? आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या सीख रखा है? और वो यूनिक सॉल्यूशन ये है। मुझे कैपिटल एक्स ही चाहिए। मान लो कैपिटल एक्स का आंसर आ गया ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है तरुण? बाद में लिख लेना। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो। तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करके मान लो आंसर आ गया 3 5 7 मैट्रिक्स में। तो मुझे क्या पता चल गया? स्मॉल एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 7। तो अब ये 4 स्टेप आप हर बार कर सकते हो, या सीधा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी लिख सकते हो। और आप हर क्वेश्चन में ये 4 स्टेप करके भी दिखा सकते हो कि मैट्रिक्स इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी कहां से आया। ठीक है। अब पंगा कब होना है? पंगा कब होना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं, है ना? तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो आ गया देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वही पूरी मेहनत करनी है, नो को फैक्टर, को फैक्टर का डैश, मजबूरी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि जीरो नहीं आया, सॉरी गलत बोला, जल्दी गलती पकड़ो, मैंने बोला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि जीरो नहीं आया, गलती ढूंढना इस स्टेटमेंट में। नल मैट्रिक्स। यस जानवी, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ये डिजिट नहीं है जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। एकदम पकड़ा करो गलती, तभी तो माइंड शार्प होगा कि मैम जीरो कह रही हो आप, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। यदि नल मैट्रिक्स नहीं आया देन छोड़ आना क्वेश्चन को। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कुछ तो परेशानी है? नहीं, अच्छा चलो ऐसा ही हो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बस 1 मिनट के लिए सुन रुको, 1 मिनट के लिए रुको। जैसे क्रैमर्स रूल में हमेशा बोर्ड्स ने कौन सा केस दिया है? ऑलवेज केस 1। हमने 2 और 3 में पूरी मेहनत की, इसमें भी हर बार बोर्ड ने केस 1 ही दिया है। मेहनत हम 2 और 3 में भी करेंगे। और केस 3 में, कोर में भी और अप्लाइड में भी एमएल अग्रवाल ने केस 3 में लिखा है कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट, बट एनसीईआरटी ने वही वाली लाइन लिखी है केस 3 में, मे और मे नॉट।
यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। एमएल अग्रवाल ने लिखा है कंसिस्टेंट एज एन इनफाइनाइट, जैसे क्रैमर्स रूल के केस 3 में मे और मे नॉट है, कोर की एनसीईआरटी में यहाँ पे मे और मे नॉट है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करके ही केसेस समझ आएंगे। जैसे कल आपने 8 एग्जाम्पल करे और केसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, क्वेश्चन करके ये केसेस क्लियर हो जाए। और सब जैसे वहां सब किस पे निर्भर करते थे सारे केस, कैपिटल डी पे। कैपिटल डी जीरो नहीं तो यूनिक, और कैपिटल डी जीरो तो केस 2 और केस 3। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं तो यूनिक, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो केस 2 और केस 3। ओके, चलो अब कर लीजिए कॉल। टू वेरिएबल के आसान होंगे, 3 वेरिएबल में नो को फैक्टर। जो कॉपी एक्सक्यूज कर मैम। चुके हैं, यस बेटे। मैम वो शौनक का कॉल आया था मेरे पे, वो कह रहा था कि उसे चोट लगी हुई है तो आज उसे डॉक्टर पे जाना था, और वो अभी थोड़े दिन ऑनलाइन आएगा, मतलब 2-3 दिन, तो वो कह रहा था कि मैम को बता ओके बेटा, दें। ओके आदित्य। जो कॉपी कर चुके हैं एग्जाम्पल 1 पर आ जाएं। सुखलीन, आप इशिका को मेरी तरफ से कॉल करेंगी कि कल जो इस टॉपिक के जो कल क्वेश्चन होंगे वो ही ज्यादा बोर्ड्स में आते हैं। और कल यदि आज का बिना पढ़े कल आ गई क्लास में, सब सिर के ऊपर से जाएगा, चाहे 2 बार देखना पड़े आज का लेक्चर। कल इस एक्सरसाइज के हॉट्स लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से बोर्ड 5 मार्कर देता ही देता है। आज तो हम जरा इन केसेस को याद ही कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1, भाषा, लैंग्वेज। दिस सिस्टम कैन बी written as ax is equal to b, where a कौन 5 7 कॉमा कैपिटल एक्स कौन कॉमा कैपिटल बी कौन। ये सब बताने के बाद अब कौन सा केस लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिसाइड करेगा। जीरो नहीं आया, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन का आंसर है ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स के पीछे पड़ जाओ। एडजॉइंट किसको याद है? वो एडजॉइंट की ट्रिक, कौन इंटरचेंज कौन साइन चेंज? डायगोनल वाले इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, या फिर 4 कोफैक्टर निकाल के उसका डैश। आपको दोनों तरीके आते हैं 2 by 2 के एडजॉइंट। इनवर्स का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट, 1 मिनट मेरी कैलकुलेशन चेक कर लो डिटर्मिनेंट की।
अब 24 को अंदर मत भेजो आन्या, 24 को अंदर मत भेजो, 24 को अंदर मत भेजो, 24 को बाहर ही रहने दो। और ए इनवर्स को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद 24 को अंदर भेजना। यदि 24 को पहले ही अंदर भेजोगे तो ये चारों किसमें हो जाएंगे, फ्रैक्शन में। फिर जब वो इससे मल्टीप्लाई होंगे बाद में एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, बचो उन सब चीजों से। यदि 24 की जगह कोई ऐसा नंबर होता जो इन चारों को डिवाइड कर सकता है तो भेजना अंदर, वरना 24 को बाहर रहने दो। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके बाद 24 को अंदर भेज देना। उसके बाद भी एक गलती होती है, वो मैं यहां तक पहुंचू तब बताती हूँ। अच्छा, मुझे भी नहीं याद रहती, मुझे भी नहीं याद रहती। ये दोनों इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। और ट्रिक भूल गए तो गलत तो कोई नहीं करके आएगा, इतना बुद्धू कोई नहीं है। हमें चार को फैक्टर फटाफट निकाल के उनका डैश, को फैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कुछ लोगों ने क्रैमर्स रूल का होमवर्क ही नहीं करा। मैं सोच रही थी होमवर्क करके थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दोगे, टेस्ट अनाउंस हो गया। मुझे ऐसा लगा था, गलत लग सकता है, हमेशा सही कोई लगता है टीचर्स को। अच्छा, ओके। कब तक है पेपर? तो कब तो होमवर्क करोगे, कब 17 के टेस्ट की तैयारी करोगे? मैं पोस्टपोन कर दूं? अच्छा, ओके। और किसी के भी चल रहे हैं एग्जाम? कब तक यस है? मैम, मेरे स्टार्ट होंगे 14 को। ये जुर के 14 को शुरू होंगे, कब खत्म कब होंगे? 22, 22, 22 को? 24। क्या क्या बात है, तुम्हारे 16 को शुरू होंगे। तो फिर ये 17 का टेस्ट तुमने क्यों नहीं हटवाया कल? वो तो मैं आगे पीछे ले लेती हूँ, ये तो कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन जब इतने लोगों का एग्जाम चल रहे हैं तो इन लोगों ने कल मुझे मना क्यों नहीं किया? 17 + 7, या जो नई डेट लिख लो टेस्ट की, 24। ओके मैम। तुम्हारे 20 को शुरू है ना, तुम 17 को देके फ्री हो जाना। 3 और 4 में क्या है, क्या तैयारी करनी है? 17 को देके फ्री हो जाना। ऐसे थोड़े ना, इतने तो फिर नेक्स्ट चैप्टर भी हो जाएगा, है ना सुखलीन, इतना तो मानोगे। क्या है, जो लोग रेगुलर कर रहे थे, क्या वो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई बता सकते हैं? जिन्होंने डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, इन 11 दोनों का और 11 और 1 11 एंड 1 1। अब 24 को अंदर भेज दो। अब सुन लो जरा, स्टॉप राइटिंग एवरीवन। बच्चे यहाँ पे लिखते हैं आंसर। बताइए 4 में से 3.5 क्यों मिले? ये तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये तो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन है सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है, तो आपको इस स्टेप के बाद कैपिटल एक्स की जगह कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है। और फिर क्या लिखना है, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब मिलेंगे 4 में से 4। यहां आंसर लिखने पे कैसे मिलेंगे 4 में से 4 या 3 में से 3, जितने भी नंबर में आ रहा है। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को ही आंसर है।
क्वेश्चन है फाइंड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखनी है, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वर्ड्स लिखने हैं, कंपेयर करना है, अब मिलेंगे फुल आउट ऑफ फुल। आंसर भी मैच कर दो जरा, मैच हो रहा है? ओके। This system can be written as AX is equal to B. Where? और जिन लोगों के भी एग्जाम चल रहे हैं, एक बात जरा ध्यान से सुन लो, स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ट्यूशन की क्लास मिस मत कर देना, वो मार्क्स ऐड नहीं होने हैं। बट यदि कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट छूट गया, वो बेसिक हमेशा के लिए वीक रह जाता है। होमवर्क मत करना बेशक, कॉन्सेप्ट मत छोड़ देना कि स्कूल के एग्जाम देने हैं, सबके अलग अलग टाइम एग्जाम हो रहे हैं, ब्रेक तो मैं दे नहीं सकती। कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल बी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिसाइड करेगा। अरे ये तो जीरो आ गया, जीरो आने पे अभी मैं कुछ नहीं लिख सकती। अब कौन डिसाइड करेगा? एडजॉइंट ऑफ ए और बी का मल्टीप्लाई। अब मुझे यहां रुकना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के बाद बंदा कोई भी रिजल्ट नहीं लिख सकता, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है। वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ऑफ ए तरुण करवाना डायरेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट बताना तरुण। इंटरचेंज, इनके साइन चेंज। ये लोग तो कोफैक्टर निकाल के बकायदा निकाल रहे हैं, हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं। इन्होंने चारों कोफैक्टर निकाले हैं और कोफैक्टर का डैश किया है। दीक्षा आपने एडजॉइंट ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आया? 6 नीचे, और ये तो नल मैट्रिक्स नहीं आया, कौन सा केस लगेगा? सेकंड, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं आया। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। अथर्व कौन से एग्जाम्पल पे हो बेटा? मैम सेकंड पे ही हूँ, बस लेक्सिकल एंड हो गया। ठीक है, केसेस याद कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि नल मैट्रिक्स ना आए तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। मैट्रिक्स मेथड से करना है, क्रैमर्स रूल से मत कराना। और एग्जाम में यदि कोई मेथड का नाम नहीं आया तो आप इंडिपेंडेंट है, आपकी मर्जी। तो भी 10th के मेथड से मत कराना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। या तो क्रैमर्स रूल से ही करना है या मार्टिन्स रूल से ही करना है। सोनाक्ष रेस्ट नहीं करना है एग्जाम्पल 3S के बाद।
जानवी कहाँ हो आप? मैम एग्जाम्पल 3 शुरू कर दिया है। ठीक। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, सब लोग साथ साथ करेंगे। रक्षित अभी 2 पे हो, मैं रुक रही हूँ। करो तो पूरा, साथ साथ करेंगे। स्पीड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, 38 क्वेश्चन करने हैं, रिवाइज भी करना है पेपर। स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। जो पहले से ही आगे चल रहे हैं वो चलते रहे, कोई भी मुझसे पीछे ना रहे। चलो मेरे साथ सिस्टम लिखो, सिस्टम लिखो। मैं ही होनी चाहिए सबसे पीछे। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax is equal to b, where capital A is comma capital X comma capital B। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिसाइड करेगा कौन सा केस लगेगा। अरे ये तो 0 आ गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया है, सो वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए है एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करके 2/2 को जब 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 आंसर आएगा, और ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। केस 3, केस 3, system is consistent and has infinite solution। system is consistent and has infinite solution। चलिए, हाँ, टू वेरिएबल में नहीं होता, और उसमें भी हमें के लेके मानना पड़ेगा। पहली 2 को के लेके सॉल्व करूंगी, थर्ड को सेटिस्फाई हो गया तो इनफाइनाइट, थर्ड को सेटिस्फाई नहीं हो गया तो नो। बट 2 वेरिएबल में तो ये पंगा ही नहीं है। लेट, अच्छा z कहां से आया, लेट y इज इक्वल टू k, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x आ गया 7 माइनस 4k अपॉन 3। अब मैं क्यों नहीं कह सकती ये इनफाइनाइट है, पहले क्या करूंगी, इसको सेकंड में सेटिस्फाई। नाउ LHS, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 की LHS 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y, 8k कैंसिल, इज इक्वल टू RHS। RHS आ गई है, the values of x and y satisfy equation 2, hence the solution is x इतना and y इतना। हाईलाइट कर दो। 3 वेरिएबल में क्या पंगा होता था, फर्स्ट 2 इक्वेशन बनती थी, फिर उन दोनों को दोबारे क्रैमर रूल से किया था। आज जब 2 बनेंगी उन्हें दोबारे मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। तो केस 3 में तो पंगे ही पंगे हैं।
चाहे वो क्रैमर्स रूल हो, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड। नो सॉल्यूशन वाला केस बढ़िया है और यूनिक सॉल्यूशन वाला। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल तक में कोई के वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल तो हम भूले ही पड़े हैं। कोई नहीं, तुम पहले एमएल अग्रवाल का ही होमवर्क कर लो, बड़ी मेहरबानी रहेगी। आदित्य किस पे हो बेटे? मैम एग्जाम्पल 3 कर रहा हूँ अभी, दूसरी साइड में, दूसरी। ओके। यजुर यस मैम। कहाँ हो चुका मैम। 3 हो चुका। हाँ जी। ओके। आद्विका। मैम अभी 4। ओके। एग्जाम्पल 4 से शुरू है, 3 वेरिएबल और पूरी मेहनत, नौ को फैक्टर, पूरी मेहनत। हो जाओ शुरू मेहनत करने के लिए। कल जिन क्वेश्चंस का नंबर आएगा ना, उन्हीं में से ज्यादा पूछता है बोर्ड। कल जो लास्ट के एग्जाम्पल्स का नंबर है, उन्हीं में से बोर्ड ज्यादा पूछता है, कोर मैथ में भी और अप्लाइड में भी। लैंग्वेज तो अब रटी गई होगी। दिस सिस्टम कैन बी रिटेन एज ax इज इक्वल टू बी पेयर। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल बी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिसाइड करेगा। कुछ लोग मैट्रिक्स में ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बार्स लगा दो पहले, कोई आफत नहीं आ जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट हटा के बार लगा लो, अब करो एक्सपेंड। रो 1 से इजी पड़ता है, जीरोस तो है नहीं, रो 1 से कर लो। क्या आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू? 5 1। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे लिखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस लाइन का भी आधा नंबर मिलता है। आगे यदि गलत भी हो गया, इसके भी आधा नंबर मिलता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स और बी बताने का मतलब यहां तक 1.5 मिल गया 5 में से। स्टेप वाइज मार्किंग चलेगी बिल्कुल।
तो कोई भी स्टेप जंप मत करें। एडजॉइंट ऑफ ए, नो के नो को फैक्टर निकाल लो। ट्रांस सॉल्व नहीं करना। अरे ये तो क्वेश्चन खत्म। इन्होंने ये कहा ही नहीं एक्स वाई जेड निकालो, इन्होंने क्या कहा है बताइए, कंसिस्टेंट है या। तो ये क्या कर रही हूं मैं, बेकार की मेहनत, इतनी भी आदत नहीं है मेहनत करने की कि बेकार में आगे कर रहे हैं। छोड़ दो, यही एक्स वाई जेड नहीं मांगा, केवल ये पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन है डिस्कस कर लो। डिस्कस कर लो। अब यहाँ ए लिखने में ही बहुत लोग गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते होंगे सोचो। हाँ, जीरो कहाँ लगना है। सेकंड इक्वेशन में एक्स की जगह जीरो आना है और थर्ड इक्वेशन में जेड की जगह जीरो आना है। तो प्लीज सावधानी का दामन मत छोड़ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड करना है, कॉलम वन से कर लो या रो वन से कर लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक जीरो है, आपकी मर्जी, जिससे मन करे उससे एक्सपेंड करो। मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ। जीरो। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। अरे अब तो फंस गए, जीरो आ रहा है तो। अब तो थोड़ी सी अब मैं कैसे बताऊं केस टू या केस थ्री, इनकंसिस्टेंट या इनफाइनाइट कौन तय करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आने पे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तय करेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए नो को फैक्टर निकालने। अब यहां नहीं बच पाएंगे, निकाल शुरू कर दिए। अच्छा बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया है, सो वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मल्टीप्लाई। ठीक है ना रजत, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया है तो हमें मजबूरी में एडजॉइंट ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप नो को फैक्टर निकालिए, कैपिटल ए वन वन, कैपिटल ए वन टू, कैपिटल ए वन थ्री। नो को फैक्टर को यहां भरिए, ट्रांसपोज निकालिए। मैं लिखूंगी बोर्ड पे फाइनल आंसर। बहुत निकाल लिए को फैक्टर मैंने बोर्ड पर। कोई को फैक्टर भूल गया है तो मैं उसकी सीट पे आके दोबारा सिखा देती हूँ। कोई ऐसा है जो को फैक्टर ही भूल गया हो।
कोफैक्टर में गलती होती है -1 की पावर i प्लस जे में, प्लीज सावधानी से। कोफैक्टर गलत, एडजॉइंट गलत, एडजॉइंट गलत, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी गलत, और यदि एडजॉइंट ऑफ और बी का मल्टीप्लाई गलत हो गया, रिजल्ट गलत लग जाएगा। तो हंसी मजाक एक तरफ, फुल कंसंट्रेशन से कोफैक्टर निकालो। मैम आगे को फैक्टर और उसका एडजॉइंट। ट्रांसपोज भी कर दिया आदित्य। यस मैम। मुझे फाइनल आंसर बोल बेटे। -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12 और 6। ओके, अब हम इसको करेंगे बी से मल्टीप्लाई। बी था 2 -1 3, 3/3 जब 3/1 से मल्टीप्लाई होंगी तो 3/1 आंसर आएगा। मैम इसका आंसर है -5 -3 -5 -3। -6 आद्विका आवाज -6। हाँ जी। -6। ओके, नल मैट्रिक्स नहीं आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू भी नल मैट्रिक्स नहीं आया। मुझे रिकॉल करा दो कौन सा केस फिट बैठा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स, सेकंड सेकंड केस क्या केस। था? सेकंड केस, यस। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। बढ़िया, केसेस तो याद होने शुरू हो गए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ना आए तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मैच करो पहले भाई, सब लोग एक एक डिजिट मैच होना चाहिए। मैंने फाइनल आंसर लिखा है ट्रांसपोज के बाद। आपको ट्रांसपोज भी करना होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का। सावधानी, कंसंट्रेशन प्लीज। जल्दी भी करना है, करेक्ट भी करना है। ये जो कॉमा लगा के दिया है ना, इसका बड़ा महत्व है। a इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन पहले अपना जो जरूरी काम है वो करो। जो अभी 4 का पार्ट 2 कर रहे हैं, पहले 4 का पार्ट 2 पूरा करो। कोई बात नहीं, इकट्ठे चलेंगे एग्जाम्पल 5 पर। अब ये वाली भाषा अपने आप लिखो यहाँ पे रक्षित। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज व्हाट, और ये सब कुछ लिखिए। फिर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कीजिए। और कुछ लोगों का A9 लगता है, तो प्लीज सावधानी से। अब इसका डिटर्मिनेंट आदित्य का एक्सपेंड करके A आया, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 0 नहीं है। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर 0 नहीं है, इसलिए सिस्टम इज
कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यदि राइटर ये लिखना भूल जाता फिर क्या होता? फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व ही ना कर पाते। सोचो, राइटर ये लिखना भूल गया, आंसर आया ए। कुछ बच्चे कहते हैं जीरो नहीं है। अरे ए तो जीरो हो सकता है, ए इज अ कांस्टेंट, ए क्यों नहीं जीरो हो सकता? तो राइटर का ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। राइटर को बताना पड़ेगा कि आपका जो ये डिटर्मिनेंट का आंसर है ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो इसलिए केस 1 लगाओ। हाँ, इसमें भी इतना ही करना है। उन्होंने ये नहीं कहा फाइंड एक्स वाई जेड, उन्होंने कहा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इतना ही करना है। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, होमवर्क। क्यों? दोनों यूनिक के हैं। एग्जाम्पल 8 पर आ जाओ। स्पेस छोड़नी है, एक एक पेज स्पेस छोड़ दो आइडिया लगा के। स्पेस नहीं छोड़नी है, 8 के बाद कर लेना 6 7, व्हाट्स द बिग डील। नहीं बेटा, देखिए संडे आ रहा है, 13 एग्जाम्पल है, 8 के बाद छुट्टी, क्योंकि 9 10 11 12 13 इनमें कल पूरा 1 आवर यूज हो जाएगा। मंडे तक नहीं मैं खींचना चाह रही, आप भी नहीं चाहोगे मंडे तक खींचना, इसलिए मजबूरी है 8 कराना। तभी मैं कल पूरा करवा पाऊंगी, अदरवाइज नॉट। और 6 और 7 में यदि कोई ट्रिक होती तो मैं ही कराती। क्यों होमवर्क है 6 और 7? यूनिक के। 8 देखो, 8 क्यों? 8 भी तो मैं होमवर्क दे सकती थी, बताओ 8 क्यों नहीं है होमवर्क में? क्योंकि उसमें वेरिएबल की जगह 1/x, 1/y और 1/z है। ऑनलाइन वाले भी जरा मेरी बात सुनेंगे, कुछ बताना है इसमें। एग्जाम्पल 8 की शुरुआत में मेरी बात सुन लो, फिर करना आपको ही है। 10th में इसको क्या करते थे आप? रिड्यूसिबल टू लीनियर। कैसे करते थे रिड्यूसिबल टू लीनियर? इसे यू मानते थे, और ML अग्रवाल ने भी ऐसे ही किया, और फिर यूवी डब्ल्यू निकालकर उनके रेसिप्रोकल करके XYZ आ जाता था। वो तो मेथड है ही। मैं कैसे करवा रही हूं आपकी मर्जी, कैसे भी कीजिएगा, लेकिन मेथड 2 भी सुन लीजिए। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज AX is equal to B where कैपिटल है वही पुराना 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, लेकिन मैं कैपिटल X में यहां ऐसे ले रही हूं, तो अब मुझे किसकी मदद नहीं लेनी पड़ी? UVW की हेल्प ही नहीं लेनी पड़ी। मैंने वेरिएबल मैट्रिक्स में x की जगह क्या ले लिया? 1/x। तो अब वो जो लास्ट में 3 आंसर आएंगे, पहला आंसर किसका होगा? 1/x का, तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी। UVW इंट्रोड्यूस नहीं करने पड़े। दोनों मेथड करेक्ट है, आपको UVW से करना है बिल्कुल करो। क्या करा मैंने? कैपिटल X का जो आंसर आएगा वो एक्चुअली किसका आंसर आएगा? 1/x का। तो यहां भी तो आंसर UVW का आ रहा है, U कौन है? 1/x का ही। तो बात तो एक ही है दोनों, बस मुझे UVW लेटर्स का सहारा नहीं लेना पड़ा। ठीक है, अब प्रोसीजर वही। अब आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, जिसका 8 हो जाए ही और शी कैन लीव द क्लास। आज का मोटिव है एग्जाम्पल 8 तक करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर वो डिसाइड करेगा
सिस्टम कैसा है? फिर 9 के 9 कोफैक्टर निकालने हैं। नौ के 9 कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के बाद कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू आएगी 1/x, 1/y, 1/z की। और फिर जब कंपेयर करोगे तो XYZ आ जाएगा। काम पूरा है, पूरी मेहनत है। 6, 7, 8 तीनों में यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों में पूरी मेहनत है। कल हम लोग एग्जाम्पल 9 से करेंगे। मैं सबके रजिस्टर में 6, 7, 8 करा हुआ देख लूं। और जिन्हें अपना संडे को बर्डन नहीं लेना है वो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लो, क्योंकि कल फुल एक्सरसाइज होमवर्क में मिलेगी। हम्म 12 आ रहा है, ओके। 1200, ओके। 1200 जो कि 0 नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। और अब यूनिक सॉल्यूशन की आगे की मेहनत। एक आधा कोफैक्टर गलत हो जाए फिर स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, बट आगे एडजॉइंट गलत हो जाएगा, आगे सब गलत हो जाएगा। तो मेन काम है 9 के 9 कोफैक्टर बिल्कुल करेक्ट निकालना। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, एडजॉइंट ठीक आता है, डिटर्मिनेंट गलत हो जाता है। डिटर्मिनेंट गलत हो गया तो इनवर्स गलत हो गया। तो कहीं भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है, यदि आपको 5 में से 5 चाहिए तो सावधानी से काम करना ही पड़ेगा। लक्ष्य का मन बिल्कुल नहीं है करने का। रजिस्टर भर गया। चैप्टर 3, 4 में रजिस्टर भर दिया तुमने? ओ माय गॉड, कितना करा रही हूं मैं, हद है। दया ही नहीं है बच्चों पे। कोई बात नहीं, जिनका 8 करने का मन नहीं हो रहा है घर पे कर सकते हैं।